नमस्कार दोस्तों, मैं सी सचिन। आज आपको 7 ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसमें आपका पीएमजीपी का लोन झटपट और फटाफट सैंक्शन भी होगा, साथ में अप्रूवल के साथ साथ डिसबर्समेंट भी हो जाएगी। अगर आपने मेरी इन 7 बातों को ध्यान रख लिया और इन 7 बातों से आपके पीएमजीपी के जितने भी क्वेश्चन होंगे दिमाग में घूम रहे हैं लोन लेने से पहले, वो भी सोल्व हो जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, जब भी हम पीएमजीपी लोन लेने जाते हैं या कोई और भी बात कर लेता हूँ, मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया, एमएसएमई, बैंक वाला कहता है इनकम टैक्स रिटर्न ले आओ और जीएसटी का सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन ले आओ। भैया मेरा बिजनेस तो नया है, मैं इनकम टैक्स रिटर्न कहाँ से लाऊंगा, जीएसटी का सर्टिफिकेट कहाँ से लाऊंगा? जब मैं काम करूंगा प्रॉफिट होगा तभी तो इनकम टैक्स रिटर्न भरूंगा। मेरी सेल 40 लाख से ऊपर होगी या प्रोफेशन में 20 लाख से ऊपर होगी तभी तो जीएसटी लूंगा। तो अभी क्यों मांग रहा है? इससे फर्क क्या पड़ेगा? मैंडेटरी है क्या? बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है ये दोनों चीज़ें किसी भी लोन के लिए। लेकिन फिर मांगता क्यों है बैंक वाला? इसके लिए दोस्तों क्या होता है, जैसे ही आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं अपनी पिछले सालों की और जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं एडवांस में ही, तो क्या होता है, मेरा स्कोर कार्ड इंप्रूव हो जाता है पीएमजीपी के लिए। और जब स्कोर कार्ड इंप्रूव होता है तो मेरे लोन के चांस भी बढ़ जाते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न क्यों जरूरी है? आदमी देखता है बैंक वाला कि भैया इसकी पिछली अर्निंग कैपेसिटी अच्छी थी, इसने कहीं जॉब करी हुई, एक्सपीरियंस है इसके पास। जीएसटी क्यों मांगता है? जीएसटी इसलिए मांगता है कि भैया चाहे बिजनेस कैश में करे चाहे चेक से करे, अगर जीएसटी के थ्रू करेगा तो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह काम करेगा, लाला की तरह नहीं कैश जितना मर्जी आया कैश जितना मर्जी दिया। भैया मैं लोन दे रहा हूँ, मैं अपना लोन सिक्योर तो करूँगा। सिक्योर कैसे होगा? जब एक ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह काम करेंगे। मैं सीओ हूँ, मैं पहले जॉब कर रहा था, मैं अपनी सैलरी की आईटीआर जरूर भरता हूँ। सबके पास आईटीआर नहीं है, मैंने मान लिया आप नया बिजनेस कर रहे हो, लेकिन पहले क्यों जॉब तो कर रहे होगे। अगर 2 लाख की भी कर रहे हो उसकी सैलरी तो भरो, आईटीआर तो भरो, ताकि आपके पास एक प्रूफ आ जाए। अब स्कोर कार्ड में कहाँ दिखता है वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसको। दोस्तों ये है पीएमजीपी का स्कोर कार्ड का सर्कुलर 6/5/2020 का। इसके बारे में डिटेल में अपनी वीडियो में जो बनाई थी तो उसमें बताया है। यहाँ पे बताता हूँ कि आईटीआर भरने का क्या फ़ायदा होगा। अगर आपके पास पीछे की आईटीआर है, स्कोर कार्ड से इस पर कितना फ़र्क पड़ेगा और लोन के चांस कितने बढ़ जाएंगे। ये है क्रेडिट स्कोर क्राइटेरिया। यहाँ पे अगर मैं देखूँगा 8वें नंबर पे जो कहता है पर्सनल डिटेल, यानी कि पर्सनल डिटेल का जो स्कोर कार्ड है सिर्फ अभी उसके बारे में बात करेंगे। 8वें नंबर पे लिखा है असेस्ड फॉर इनकम टैक्स। 2 पॉइंट मिलते हैं अगर आप असेस्ड हो, यानी कि आईटीआर फाइल करिए। अगर आईटीआर फाइल नहीं करिए तो सिर्फ 1 ही मिलेगा। तो यहाँ पे 1 पॉइंट का नुकसान, यानी कि डबल पॉइंट बढ़ जाते हैं उस व्यक्ति के जिसने आईटीआर भरी है। अब आता हूँ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ये है न्यू वेंचर के लिए। देखिए अगर न्यू वेंचर है, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है न्यू वेंचर फर्म अगर हैं तो उसका क्या होगा। ये पॉइंट नंबर 7 पे रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट अथॉरिटीज सेल टैक्स, जो अब जीएसटी हो गया है, वैट जो अब जीएसटी हो गया है, या आपने कोई एमसीडी का रजिस्ट्रेशन करा लिया है। आप चाहते हैं शुरुआत में जीएसटी नहीं लेना मेरे को, आप अपना लोकल शॉप अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जो लोकल अथॉरिटी है कोई भी आपकी शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर। तो देखिए 5 पॉइंट मिलते हैं। अगर आपके पास है और नहीं है तो सिर्फ 3 पॉइंट मिलेंगे। तो 2 पॉइंट का यहाँ पे नुकसान है। चलिए चलता हूँ सीधा डैशबोर्ड की तरफ। तो देखा दोस्तों, आपने इनकम टैक्स रिटर्न और जीएसटी का अगर आपके पास है तो आपका स्कोर कार्ड बढ़ जाता है। जीएसटी नहीं है आपका तो मेरा टैक्सेबल इनकम नहीं है, मैं नहीं लेना चाहता, मैंने कि मेरी जो टर्नओवर है वो नहीं है जीएसटी के लायक। आप वहाँ का ट्रेड लाइसेंस ले लीजिए या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का शॉप और एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर जो रजिस्ट्रेशन होता है वो ले लीजिए, ताकि आपका स्कोर कार्ड तो इंप्रूव हो। एक आदमी गया है उसका स्कोर है 70, आपका है 90, तो आपको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी, बैंक वाला आप में इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाएगा। इसीलिए तो स्कोर कार्ड बनाया है जो आपको दिखाया है। अगला क्वेश्चन आता है, अपना घर क्या मैंडेटरी है या नहीं, और जहां मैं बिजनेस करने जा रहा हूं वहीं पे मेरा घर होना जरूरी है। मैं रहता हूं आगरा में, मैं फैक्ट्री लगाना चाहता हूं जयपुर में, लेकिन मेरे आधार कार्ड पे एड्रेस आ रहा है दिल्ली का, क्योंकि मैं दिल्ली रहता था। अब क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? अपना घर दोस्तों बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। सिर्फ पीएमजीपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मुद्रा में बाकी लोनों में भी मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अब मैंडेटरी नहीं है तो क्या होगा दोस्तों? वही स्कोर कार्ड पे मेरे फर्क पड़ता है। अगर मेरा अपना घर है तो स्कोर कार्ड भी मेरा बढ़ेगा, और अगर मेरा सेम प्लेस पर है तो भी मेरा स्कोर कार्ड और अच्छा होगा। कैसे, ये मैं आपको दोबारा से फिर से लेके चलता हूँ जो सर्कुलर है स्कोर कार्ड का। दोस्तों इस केस के अंदर क्या होगा, देखिए यहीं पे पर्सनल डिटेल के अंदर अगर आप पॉइंट नंबर देखेंगे 3 तो पूछ रहा है ओन आ हाउस या पेरेंटल हाउस है, यानी कि अपना घर है जो लोन अप्लाई कर रहा है उसका, या उसके फादर्स का, दादा का भी हो सकता है। अगर है तो 5 पॉइंट मिलते हैं सीधा, अगर नहीं है तो 2 पॉइंट मिलेंगे, यानी कि 3 पॉइंट का नुकसान। अगर अपना घर है या दादा का भी चलेगा, जहाँ पर रह रहे हो, माँ बाप का भी चलेगा। अगर आप सेम जगह पे रह रहे हो, उसी एड्रेस पे रह भी रहे हो,
तो आपको 5 पॉइंट मिलते हैं। देखिए इस कैटेगरी के हिसाब से 5, 3, 2। तो अगर अपना घर है तो 5 मिलेंगे, नहीं है तो 2। अगर उसी जगह रह रहे हैं सेम तो और बेनिफिट है। जैसे कई लोगों का गांव वगैरह में घर होता है या दूसरे शहर में है और जॉब करने, काम करने या फैक्ट्री किसी और शहर में डालते हैं, तो वहाँ पे इस पॉइंट का नुकसान हो जाता है कि हम उस जगह पे नहीं रह रहे हैं, कहीं और रह रहे हैं, तो ये पॉइंट आपके 5 सीधे सीधा कम हो जाते हैं। चलिए फिर चलता हूँ अपने डैशबोर्ड की तरफ। देखा दोस्तों आपने, तो अगर आपका अपना घर है तो आपका स्कोर कार्ड अच्छा हो जाता है। दूसरे पॉइंट में अगले में क्या था कि अगर आपका अपना घर सेम जगह पर है तो बैंक वाला और इंटरेस्ट लेता है, आपका स्कोर कार्ड और ऊपर हो जाएगा, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। आप बाकी पॉइंटों से भी अपना स्कोर कार्ड बढ़ा सकते हो, बैंक वाले को इंप्रेस कर सकते हो। अगला तीसरा पॉइंट जो मैं साथ बताया है, क्या गारंटी और कोलेट्रल किसी भी लोन के लिए, स्पेशली पीएमजीपी की बात कर रहा हूँ सारी, वैसे तो मैं ये, क्या मेरे लिए कोलेट्रल और मैंडेटरी है? किसी भी लोन के लिए दोस्तों कोलेट्रल या गारंटी मैंडेटरी नहीं होता। ये सब डिपेंड करता है आपके बिजनेस प्रोफाइल पे, आपकी क्वालिफिकेशन पे, और आप किस तरह बैंक से डील कर रहे हो, उससे डिस्कशन कर रहे हो, उसके लिए कैसे, ये भी मैं आपको एक बार स्कोर कार्ड में दिखाता हूँ कि भैया स्कोर कार्ड में अगर जो पॉइंट आ रहा है उससे मेरे थोड़ा सा स्कोर कार्ड का पॉइंट बढ़ जाता है, मैंडेटरी नहीं है। दिखाता हूँ आपको एक बार। देखिए दोस्तों, जो तीसरा पॉइंट है अपना सर्कुलर जो है स्कोर कार्ड का, उसमें पहला आता है कोलेटरल सिक्योरिटी कवरेज, यानी कि 10 पॉइंट आपको मिल जाते हैं अगर आप अपने लोन की सिक्योरिटी के बराबर ही सिक्योरिटी दे देते हैं। यानी कि आपका अगर 10 लाख का लोन हो रहा है और आप 10 लाख की सिक्योरिटी दे रहे हो, कोलेटरल दे रहे हो, गारंटी दे रहे हो, तो आपके 10 पॉइंट बनते हैं। लेकिन अगर 50 से 100% के बीच में, यानी कि आपका 10 लाख का लोन था, आप कह रहे हो जी मैं 5 लाख या 6 लाख तक की दे पाऊंगा, तो आपको 8 मिलेंगे। अगर उससे कम रहेगा, 5 लाख से भी कम, यानी कि 5 लाख का लोन था और सिक्योरिटी भी मैं इसकी 50% से कम दे रहा हूँ, 2.5 लाख से कम दे रहा हूँ, तो वो बैठ जाता है फिर मेरा 6। तो इससे पता चलता है जो चार्ट है कि भैया आप अपनी सिक्योरिटी कम से कम रख सकते हो, यानी कि 50% से भी कम रख सकते हो जो लोन अमाउंट है, 50 से 100 के बीच में भी, और 100% देते हो या उससे ऊपर देते हो फिर तो 10 पॉइंट मिलने ही मिलने हैं। तो आपका स्कोर कार्ड 10 पॉइंट से और बढ़ जाता है। या आपकी सिक्योरिटी कवर है CGTMSE में, CGFMU में या CGSSI, इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे आके देख लेना कि कैसे अपने आप को इसमें कवर करते हैं। चलिए चलते हैं सीधा डैशबोर्ड की तरफ। तो देखा दोस्तों आपने, जो वहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप गारंटी दे रहे हैं तो इतने पॉइंट है, गारंटी नहीं देंगे इतने पॉइंट है, पूरी गारंटी देंगे तो इतने हो गए, कम गारंटी देंगे इतना होगा, मतलब कोलेटरल गारंटी इकट्ठी मिला के। फिर भी आप कहते हो मेरे पास गारंटी देने के लिए है ही नहीं, कोलेटरल नहीं है, तो क्या करूँ मैं? तब आपने बैंक वाले से 2-3 बात करनी है। कैसे? एक तो CGTSME स्कीम के बारे में कि भैया इस स्कीम के तहत आप मुझे लोन तो दीजिए, साथ में मेरी जो गारंटी कोलेटरल मांग रहे हो वो इस स्कीम के तहत आप सेंट्रल गवर्नमेंट से लीजिए, मोदी जी से लीजिए। इसके ऊपर पूरी वीडियो बना चुका हूं मैं कि वो सर्टिफिकेट मिलता कैसे है और क्या क्या इसकी कंडीशंस हैं। उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है और शुरुआत की वीडियो में भी ऊपर आई बटन करके आ गया था वो। या आप कहते हो बैंक वाले ने इसके लिए मना कर दिया, CGTSME स्कीम मना कर दिया, साफ मना कर दिया कि ये स्कीम क्या होती है, हमने तो आज तक सुनी नहीं, कभी पता नहीं कहाँ से पढ़ के लाया, सचिन जी की वीडियो देखी थी तो सचिन जी से ले लीजिए। अब उसमें आपने क्या करना है दोस्तों, आपने बैंक वाले को इस चीज़ के लिए इंश्योर करना है कि भैया जो तेरी EMI है मैं किसी भी तरह निकाल दूंगा, उसके लिए जिस दिन मैं यूनिट लगाऊंगा मेरी सेल कन्फर्म है। अब ये चीज़ कैसे करेंगे? आपने सर्वे करा होगा, आपके पास अपने डेटर जो है जिनको आप माल बेचोगे उनका डाटा होगा, फ़ोन नंबर होगा, उनसे कुछ कॉन्टैक्ट लेटर लिख लीजिए, उनसे एडवांस में PO लीजिए, उनके लेटर हेड पे लेटर ऑफ इंटरेस्ट बनवाइए कि भैया इतनी क्वांटिटी है, इतना प्रोडक्ट है, पहले दिन से ही मेरी सेल शुरू हो जाएगी और आपकी EMI निकलना शुरू हो जाएगी। आपकी EMI को और लोन को कोई भी दिक्कत नहीं है। बैंक वाला चाहता क्या है? वो ये तो चाहता कि भैया मेरी EMI निकल जाए, मेरे को लोन मिल जाए। अगर मेरा लोन सुरक्षित है तो मुझे कोलेटरल क्या करना, गारंटी क्या करना। मान लीजिए सचिन जी हैं, सचिन जी पहले जॉब करते थे और अब प्रैक्टिस में जाने वाले हैं। अब सचिन जी ने बोला भैया मुझे 10 लाख का लोन दे दो, बैंक वाले ने बोला सचिन जी पहले कोलेटरल दो, गारंटी दो। मैंने दिखाया, मैं कहा देखो जी ये रहा, क्या है ये, मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्री का ऑडिट आ गया है, 15 लाख रुपए में मेरी अपॉइंटमेंट हो गई इसके अंदर जी। अब बैंक वाला कहेगा अच्छा, मैं कहूँगा हाँ जी, 1 लाख रुपए का एडवांस भी दे चुका है मेरे को, अब मुझे वर्किंग कैपिटल के लिए CA रखने हैं, उनको सैलरी देनी है, सब कुछ फिक्स हो चुका है। AGM की बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट हुआ हूँ मैं प्रॉपर, ये रहा, ये फॉर्म ये रहा, ऑनलाइन आप चेक भी कर लीजिए। बैंक वाले को क्या चाहिए? बैंक वाला कहेगा हाँ यार इतनी बड़ी कंपनी एडवांस आया हुआ है, ठीक है देते, गारंटी क्या करनी है, गारंटी लेटर है तो सही इसके पास, रिलायंस इंडस्ट्री का अपॉइंटमेंट लेटर है CA के पास, और क्या। तो आप भी कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल की तरह जो मैंने दिया है अपना बनाइए, बैंक वाले को इंश्योर करिए और उससे कोलेटरल और गारंटी के लिए बाय बाय टाटा कर दीजिए। तीसरा पॉइंट हो गया दोस्तों। चौथा पॉइंट, स्कोर कार्ड दिखाई दिया इसमें मैंने आपको, क्या करंट अकाउंट मैंडेटरी है? चौथे पॉइंट में 3 चीजें ली है मैंने।
करंट अकाउंट मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जब आप लोन लेने जा रहे हो तो जीएसटी नंबर तो लोगे, मैंने बताया जीएसटी लोगे, बिजनेस का करंट अकाउंट भी खोलोगे। अब बाद में खोलूंगा कोई मतलब नहीं है, 25,000 मुझे रखने पड़ेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। लोन सैंक्शन तभी होगा जब आप करंट अकाउंट खोल लोगे, उसमें CC/OD करंट अकाउंट में तो बनेगी, क्या सेविंग अकाउंट में आपकी बनाएगा OD CC? वो जीएसटी नंबर लिया हुआ है, ट्रेड नेम फिक्स करा हुआ है, करंट अकाउंट खुलवाइए। मैंडेटरी नहीं है, स्कोर कार्ड पे फर्क पड़ेगा, लेकिन बैंक वाले बहुत रिजिड हो जाते हैं, वो इसके लिए नहीं करते, तो करंट अकाउंट खुलवा के ही लोन लेने जाइए। बैंक का सिलेक्शन, क्वेश्चन ये आता है कि जहाँ मेरा बैंक चल रहा है, जहाँ मैंने शादी कर ली है, 7 जन्मों का रिश्ता हो गया है, क्या वही बैंक दूंगा? ऐसा नहीं है। अगर आप वो दे देते हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं है तो कोई दूसरा बैंक भी दे सकते हो। जैसे आप विदेश गए थे, अभी आए हो, आपका बैंक अकाउंट ही नहीं है, या आप रहते दिल्ली थे लेकिन यूनिट लगाना चाह रहे हो आप जयपुर में, तो जयपुर का ही बैंक दोगे, कोई ना कोई सिलेक्ट करोगे, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसे कोई मैंडेटरी नहीं है। उनका सेंट्रलाइज सिस्टम है, वो अपना आप उसको देख के प्रोसेस कर देते हैं, तो बैंक में सिलेक्शन में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। EDP ट्रेनिंग PMGP में पहले करना ठीक रहेगा या बाद में? EDP ट्रेनिंग कैसे करनी है, क्या क्या कंडीशंस हैं, पूरी वीडियो मैं अपनी प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ, चेक कर लीजिएगा। जो PMGP की लोन्स की वीडियोस हैं दोस्तों, 5-6 वीडियो बना चुका हूँ मैं इसके ऊपर, पूरा प्रोसीजर ऑनलाइन का क्या क्या इसके अंदर होता है, सारी कम्युनिकेशन। तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को, जितनी वीडियो है जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको मोर क्लैरिटी आ जाए और आपके जो भी क्वेश्चन होंगे बचे हुए वो भी सोल्व हो जाएंगे। मैंडेटरी पहले नहीं है, लेकिन लोन आपको तभी डिसबर्स होगा, सब्सिडी तभी मिलेगी इसमें जब आप EDP की ट्रेनिंग कर लेंगे। लेकिन अगर आप पहले कर लेते हैं तो आपका वही स्कोर कार्ड बढ़ जाता है, जब स्कोर कार्ड बढ़ जाता है तो लोन के चांस भी बढ़ जाते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ कि EDP ट्रेनिंग का स्कोर कार्ड क्या कहता है। देखिए, दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों, रिलेशनशिप विथ लैंडिंग बैंक। अगर आपका पहले से अकाउंट खुला हुआ है और 3 साल से ऊपर हो गए हैं तो उसका 5 मिलता है। अगर 1 से 3 साल हो गए सेम बैंक रिलेशन में जहाँ आपने अप्लाई करा है तो 3 नंबर मिलते हैं। अगर 1 साल से भी कम है तो 2, और बिल्कुल नया खुलवाया है तो 1। तो मैं हमेशा कहता हूँ जहाँ पे आपका सेविंग अकाउंट चल रहा है, आपके रिलेशन है, उसी अकाउंट को सिलेक्ट करना चाहिए और एक बार पहले बात करके आ जानी चाहिए कि क्या वो लोन डिसबर्स करते हैं या नहीं, वरना आपको फिर नया खुलवाना पड़ेगा। अब बात आती है EDP ट्रेनिंग की या कोई और कोर्स है। देखिए, चौथे पे स्किल सर्टिफिकेशन कोर्स, यानी कि आपने अगर ट्रेनिंग पहले कर ली है और आपको सर्टिफिकेट मिल गया है तो 5 पॉइंट मिलते हैं सीधा, वरना 2 मिलेंगे। 3 पॉइंट का सीधा आपका नुकसान हो जाता है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि कोशिश करिए कि ट्रेनिंग पहले कर लीजिए। चलिए फिर चलता हूँ अपने डैशबोर्ड की तरफ। देखा दोस्तों, आपने उसमें जो EDP ट्रेनिंग है अगर आप पहले कर लेते हैं तो आपका स्कोर कार्ड बढ़ जाता है, बैंक वाला ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। एक आदमी जिसने करी नहीं है और एक ने कर लिया है तो बैंक वाला तो उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाएगा ना कि भैया ट्रेनिंग कर चुका है, बिजनेस की नॉलेज इसको ज़्यादा हो गई है। 5वां पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, मशीनरी के लिए टर्म लोन। जब मैं टर्म लोन की बात करता हूँ तो मेरा वो होता है कैपेक्स, यानी कि मशीनरी और फिक्स एसेट्स। क्वेश्चन ये आता है कि वो पैसा आता कहाँ है, मतलब मेरे अकाउंट में डायरेक्ट आएगा जो मैंने करंट अकाउंट खुलवाया है, या उसके अकाउंट में जाएगा जिससे मैं मशीनरी ले रहा हूँ। जब कभी भी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट दोस्तों बनवाते हैं या मैं बनाता हूँ, मैं बाकायदा उसमें वेंडर्स की जो से भी फिक्स एसेट खरीद रहे हैं, मशीनरी खरीद रहे हैं, उनकी कोटेशन डालता हूँ। 5 कोटेशन मंगवाते हैं, जो उसमें सबसे कम होती है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में डालते हैं, जिसके अंदर उसका बैंक अकाउंट भी लिखा होता है। तो इसमें क्या होगा, या तो DD बनेगा या डायरेक्ट RTGS जाएगी उसके वेंडर के अकाउंट में। बहुत कम केसों में, इक्का दुक्का मैं मानता हूँ, अगर 100 केस भी अप्लाई हो रहे हैं तो 3 या 4 केस होंगे जिसमें आपके अकाउंट में पैसा जाता है और फिर आपके अकाउंट से उसके अकाउंट में जाता है जो आपका वेंडर है सिलेक्शन के पे। कुछ केसेस के अंदर प्रायोरिटी बेसिस पे सेक्टर कुछ ऐसे हैं जहाँ पे दे दिया जाता है, फिर आप अपने सिलेक्शन के हिसाब से पैसा ट्रांसफर करते हो। PMGP में तो मैं बोलूँगा ज़्यादातर केसों के अंदर डायरेक्ट ट्रांसफर होता है वेंडर के अकाउंट में, आपके अकाउंट में पैसा नहीं आता। तो जब कभी भी PMGP के लिए अप्लाई करें, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाएं, ध्यान रखें सही से सिलेक्शन करके वेंडर से कोटेशन लेके उसका बैंक अकाउंट प्रॉपर चेक कर लें। ऐसा ना हो सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए मैंने दिया था, अब मैं कोटेशन चेंज करना चाह रहा हूँ जी, वो गलत आ गई थी गलती से, उसमें GST अमाउंट इंक्लूड नहीं था, कुछ भी नहीं चलेगा। ध्यान रखना है, डायरेक्ट पैसा जाएगा तो कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए पहले से ही इसकी तैयारी कर लें, एंड टाइम पे परेशान ना हो। कितने फैमिली मेंबर PMGP लोन को अप्लाई कर सकते हैं? एक बार में एक फैमिली मेंबर ही अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं है मम्मी जी को अलग अप्लाई करवा देता हूँ अलग बिजनेस में, तेल का आप कर लो, डेयरी फार्मिंग का मैं अप्लाई करता हूँ, भैया को मैं इसके लिए अप्लाई करवा देता हूँ, तीनों में किसी ना किसी का तो हो ही जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, स्कीम में अप्लाई तो करना है ऑनलाइन। दोस्तों, फैमिली मेंबर में से सिर्फ एक ही PMGP का लोन अप्लाई कर सकता है। जब आप वहाँ पे उस एड्रेस के बेस पे एप्लीकेशन डालते हो DIC सेंटर में, उसके पास फाइल जो है एक ही ऑफिसर के पास जाएगी, वो एड्रेस चेक कर लेगा, रिलेशन चेक कर लेगा, सब कुछ पता चल जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है कि यार हो सकता है एक्चुअल में 2 जने करना चाह रहे हो, तो वो प्रोफाइल अलग अलग होगा, वो जेन्युइन चेक करेगा। अगर जेन्युइन केस है तो 2 फैमिली मेंबर को भी एक साथ अप्लाई हो जाएगा। हस्बैंड वाइफ करना चाह रहे हैं, क्या दिक्कत है, कर सकते हैं,
लेकिन एक बार में एक ही अप्लाई है। कंडीशन ये है, सिर्फ लोन लेने के लिए 5-6 लोग अप्लाई कर दे इकट्ठा, वो पॉसिबल नहीं है, सभी का एक बार में रिजेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा फैमिली मेंबर करते वक्त, क्योंकि सब कुछ आजकल लिंक के आधार से नाम लिखा होता है। 7वां और आखिरी पॉइंट पीएमजीपी लोन की राह को और आसान बनाते हुए वो है मेरा सेल्फ कंट्रीब्यूशन। मुझे अपना पैसा कैसे लगाना है, कब लगाना है, कहाँ रखना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं सर्विस सेक्टर में हूँ तो 10 लाख की टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट अलाउ है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ मैं तो 25 लाख की लिमिट है। अगर मैं स्पेशल कैटेगरी में आता हूँ, SC ST वुमेन वगैरह जो भी इसमें कैटेगरी है, 5% है, यानी कि इसका मैं 5% लगाऊंगा और इसका 5% लगाऊंगा मैं टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का, लोन का नहीं, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का। अगर मैं जनरल कैटेगरी का हूँ, यानी कि अदर देन स्पेशल कैटेगरी का, तो मुझे इसका 10% लगाना पड़ेगा, यानी कि 1 लाख रुपए मुझे लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 2.5 लाख रुपए हो जाएगा। 5% में 50,000 और यहाँ पे 1.25 लाख रुपए, जो कैलकुलेशन है मोटी मोटी। अब इसको रखना कहाँ है? क्या मेरे सेविंग अकाउंट से चल जाएगा? दोस्तों बिल्कुल नहीं। आपको कायदे से अपना जो आपने कैपिटल अकाउंट खुलवाया, सॉरी करंट अकाउंट खुलवाया है, कैपिटल अकाउंट भी कह सकता हूँ मैं उसको, क्योंकि आपका कैपिटल अकाउंट है वो भी, तो 25,000 रुपये से खुलवाया होगा। तो मैं कहता हूँ 25,000 से आपने खुलवा लिया है तो आप उसके अंदर 25,000 रुपये और जमा कर दीजिए, 50,000 रुपये हो गई। एक उसकी FD करा दीजिए और एज ए सेल्फ कंट्रीब्यूशन FD की कॉपी दिखा दीजिए। अगर आप 25 लाख का कर रहे हैं तो 2.5 लाख है, तो 2.5 लाख 25,000 तो खुलवाया आपने, उसमें 2.25 और जमा कर दीजिए, 2.5 लाख हो जाएगा। 2.5 लाख का एक FD करा दीजिए। उस हिसाब से आप बैंक वाले को अपना सेल्फ कंट्रीब्यूशन दिखा सकते हैं। कैश में बिल्कुल नहीं चलेगा। जो लोग कह रहे हैं कि भैया मैं कैश में ले लूंगा, या किसी फ्रेंड से लोन वगैरह भी नहीं चलेगा, रिलेटिव से चल जाएगा कि भैया मेरे ब्लड रिलेशन में है वो चल जाएगा, लेकिन किसी और से अगर लोन ले लेते हैं तो बैंक वाले उसको ऐसा नहीं रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन उसको नेगेटिव मांगे चलते हैं कि भैया इसने उससे भी लोन ले लिया, उससे भी ले लिया, अपने पैसा कुछ लगा ही नहीं रहा। जब अपना पैसा लगा ही नहीं रहा तो ये बिजनेस चलाएगा कैसे? इसका तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं होगा। जब तक अपना पैसा नहीं होगा खुद आदमी पेन नहीं ले पाएगा, ये मैं भी मानता हूँ और बैंक वाले की भी यही इच्छा है। इसलिए बैंक वाला हमेशा चाहता है कि जब थोड़ा पैसा अपना लगाएगा तो बिजनेस पे ध्यान लगाएगा, मेरी भी ईएमआई निकालेगा और अपने पैसे बचाने के लिए मेरे लोन को भी बचाएगा। तो ये दोस्तों आखिरी पॉइंट था 7वां। दोस्तों अगर वीडियो में मजा आया हो, अच्छी लगी हो और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया, फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में वीडियो कैसे लगी ये भी बताइएगा, और जितना भी आपका सर्कल है फ्रेंड्स का या रिलेटिव्स का, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि पीएमजीपी लोन जो लेने जा रहे हैं या सोच रहे हैं उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और उनका पैसा समय दोनों बच जाएं। साथ में दोस्तों मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है अपनी पीएमजीपी को लेके स्पेशली, तो जितनी भी वीडियो मेरी पीएमजीपी की हैं जरूर देख लीजिएगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और जो फ़ोन नंबर मैंने दिया है, आप मेरे से चाहते हैं पीएमजीपी को लेके प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना या इससे लेके कोई भी एडवाइस, आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे से भी आप बात कर सकते हैं। जल्दी मिलूंगा एक मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।